डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने कोर्स पोषण एवं आहार न्यूट्रिशन एंड फीडिंग के मॉड्यूल 2 इनसाइट्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अध्ययन के लेक्चर नंबर 11 पे हैं, जिसका शीर्षक है आवश्यक फैटी एसिड वसा के प्रकार और उनका जैविक महत्व। लेक्चर 2 इसेंशियल फैटी एसिड्स, टाइप ऑफ फैट एंड देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस 2। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स क्या है, उनके फंक्शन क्या हैं, उनका कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या डिफरेंस होता है फैट, ऑयल और वैक्स में, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड क्या है और इनका फंक्शन क्या है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, उनके फंक्शन क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या सोर्स है, क्या फंक्शन है, उनसे क्या डिजीजेज होती हैं, और हम कैसे चेक करेंगे प्योरिटी ऑफ लिपिड्स को। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स लिपिड्स देखा था। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल विथ एडिशनल ग्रुप्स, जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले फॉस्फोलिपिड क्या है। फॉस्फोलिपिड्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होती है, यानी फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी परत है उनके प्रमुख घटक होते हैं। और ये फॉस्फोलिपिड्स बने कैसे होते हैं? तो जो फैटी एसिड होता है उसके साथ साथ इसमें फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, कुछ नाइट्रोजनस बेस, कुछ एल्कोहल्स, ये सारे मिलके बनाते हैं फॉस्फोलिपिड। यहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया गया फॉस्फोलिपिड का, जिसमें आप देखेंगे एक जो फॉस्फोलिपिड होता है, मान लीजिए हमने फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल बैकबोन ले लिया, उसमें दो फैटी एसिड जुड़ गए, उसके साथ फॉस्फेट और कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल जुड़ गया, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। यहाँ एक सिंपल फॉस्फोलिपिड दिखाया गया है। इस फॉस्फोलिपिड में दो जोन होते हैं। एक जो जोन होता है, एक जो कंपोनेंट होता है वो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होता है, दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट होता है। जो हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही जो कंपोनेंट होता है वो फॉस्फोलिपिड का हेड बनाता है। जो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट है, जल भीती जो कंपोनेंट है, वो किसी फॉस्फोलिपिड का टेल बनाता है। जो फॉस्फोलिपिड का हेड होता है वो पोलर होता है, जबकि जो फॉस्फोलिपिड का टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। किसी भी फॉस्फोलिपिड में जनरली मुख्यतः जो फैटी एसिड दो जुड़े होते हैं उसमें एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो इस तरीके से ये पूरा एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। चूंकि एक फॉस्फोलिपिड में दोनों तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट, तो इसको इन सबको मिला के जो फॉस्फोलिपिड होता है उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अब ये फॉस्फोलिपिड क्या बताया गया कि जो फॉस्फोलिपिड हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, उनके घटक होते हैं। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? जो फॉस्फोलिपिड होता है वो बाइलेयर के फॉर्म में किसी भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये अरेंज होता है टेल टू टेल सिस्टम में। ये जो है फॉस्फोलिपिड का टेल हुआ, ये टेल टू टेल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। जो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट होता है वो इनसाइड होता है। टेल टू टेल जो कंपोनेंट होता है वो इनसाइड होगा, ये हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट होगा। और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो आउटसाइड होता है और वो फेस करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को। तो जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है उसका जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, और हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेस करता है, जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं वो किसी भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये फॉस्फोलिपिड कितने तरीके के होते हैं? फॉस्फोलिपिड जनरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, जिसमें ग्लिसरॉल बैकबोन होता है। एक होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, जिसमें स्फिंगोसिन बैकबोन होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। क्या होता है ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, जिसको दूसरा नाम क्या देते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड्स। ये मेजर लिपिड होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, जैविक झिल्ली के ये प्रमुख घटक होते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड का मतलब हो गया इसमें जो बैकबोन होगा वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा।
इसके साथ 2 फैटी एसिड जुड़े होंगे। एक फैटी एसिड मुख्यतः सैचुरेटेड होता है, दूसरा फैटी एसिड ये देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और जो दूसरा होता है मुख्यतः अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। जो ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड है उसका पहला एग्जाम्पल है फॉस्फेटिडिलकोलिन, दूसरा नाम लेसिथिन। ये मोस्ट अबंडेंट ग्रुप है, सबसे प्रचुर ग्रुप है, सबसे प्रचुर समूह है फॉस्फोलिपिड्स का। ये बना होता है फॉस्फेटिडिक एसिड और कोलिन से। ये देखिए यहाँ पे एक ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लिसरॉल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लिसरॉल को, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फेट को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोलिन को। तो ये सारा स्ट्रक्चर मिलके क्या बना दिया, फॉस्फेटिडिलकोलिन, या दूसरा नाम लेसिथिन। यह रिप्रेजेंट करता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ कोलिन को। बॉडी में जो कोलिन स्टोर होती है उसको यह रिप्रेजेंट करता है। और कोलिन क्या होता है, कोलिन हेल्प करता है एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस में। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि नर्वस फंक्शन में काम आता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। तो जो कोलिन होता है वो किस में काम आता है, एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस में। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा एग्जांपल है फॉस्फेटिडिल इथेनेलामीन, जिसको दूसरा नाम इसको बोलते हैं सिफेलिन। इसमें जो इथेनेलामीन होता है वो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ कोलिन। ये लेसिथिन का हमने स्ट्रक्चर बताया था। इसके बाद आता है सिफेलिन का। ये जो सिफेलिन में जो इसमें लेसिथिन में जो बेस प्रेजेंट था वो कोलिन था, ये कोलिन ग्रुप है, ये फॉस्फेट है। ये एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, ये दूसरे फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये जो कोलिन होता है इसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, इथेनेलामीन। कोलिन में ट्राई मिथाइल अमोनियम ग्रुप होता है। ये देखिए यहाँ 3 मिथाइल प्रेजेंट हैं अमोनिया के साथ, जबकि सिफेलिन में सिर्फ और सिर्फ एक अमोनिया ही प्रेजेंट होता है, उसमें मिथाइल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए सिर्फ इसमें अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इथेनेलामीन। अगला है फॉस्फेटिडिल सेरीन, जिसको सिफेलिन लाइक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसमें सेरीन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। ये सेरीन जो होता है, फॉस्फेटिडिल सेरीन जो होता है, सेल स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन में काम करता है। सेल की सिग्नलिंग में, स्पेशली ब्रेन में ये काम करता है। कॉग्निटिव फंक्शंस, जो ज्ञान संबंधी फंक्शन होते हैं, जो मेमोरी संबंधी फंक्शन होते हैं, उसमें फॉस्फेटिडिल सेरीन काम करता है। इसके अलावा ये इसका बहुत एक महत्वपूर्ण रोल होता है एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस को बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु, इसमें काम आता है। इसके अलावा फॉस्फेटिडिल ब्लड क्लॉटिंग, खून के जमाव में काम आता है। नेक्स्ट होता है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटॉल। एक्शंस ऑफ सर्टेन हार्मोन लाइक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन इज मीडिएटेड थ्रू दिस। जो फॉस्फेटिडिल आइनोसिटॉल होता है वो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स की क्रिया इसी के माध्यम से नियंत्रित होती है। जो दूसरे एग्जाम्पल हैं ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स के, वो होते हैं प्लाज्मालोजेंस और कार्डियोलिपिन्स। ये सारे जो एग्जाम्पल्स थे अभी तक, ये किसके एग्जाम्पल्स थे, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स के। दूसरा जो फॉस्फोलिपिड है उसका नाम था स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स आपने सुना होगा, स्फिंगोमाइलिन। ये क्या होता है, ये जो होता है वो दीज कंटेन्स स्फिंगोसिन अमीनो एल्कोहल। जो ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड था उसका बैकबोन था ग्लिसरॉल, जबकि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स का जो बैकबोन होता है स्फिंगोसिन होता है। स्फिंगोसिन क्या है, एक अमीनो एल्कोहल है। और जो स्फिंगोसिन होता है इससे फैटी एसिड जुड़ा होता है, और एक लिंकेज जिसको बोलते हैं एमाइड लिंकेज, इससे जुड़ा होता है, एमाइड लिंकेज से जुड़ा होता है। और स्फिंगोसिड और फैटी एसिड के इस स्ट्रक्चर को कंबाइंड रूप में बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को कंबाइंड रूप में बोलते हैं सीरामाइड। ये याद रखिएगा, ये आगे भी अभी काम आएगा। स्फिंगोसिन से जो फैटी एसिड जुड़ा होता है एमाइड लिंकेज के थ्रू, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीरामाइड। एग्जाम्पल देखते हैं। स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन क्या है, स्फिंगोमाइलिन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइलिन शीथ
सराउंडिंग नर्व एक्सॉन एंड मेजरली फाउंड इन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। मतलब तंत्रिका एक्सॉन्स के आसपास स्थित माइलिन आवरण का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा मुख्य रूप से मस्तिष्क एवं तंत्रिका ऊतकों में पाया जाता है। यहाँ एक फिगर लगाया गया दिखाया गया है जो न्यूरॉन का फिगर है। इसमें जो एक्सॉन्स होते हैं ना, एक्सॉन्स के आवरण, एक्सॉन्स की जो कवरिंग होती है वो यही स्फिंगोमाइलिन्स की होती है। जो माइलिन शीथ होता है इसमें, ये जो माइलिन शीथ है इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। ये एक्सॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, ये इंसुलेशन का काम करता है। इसके साथ साथ माइलिन शीथ insulates the axon to help protect the neuron cell and speed up the transmission of electrical impulse। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो नर्व ट्रांसमिशन होता है उसको स्पीड अप करता है स्फिंगोमाइलिन। तो ये थे फॉस्फोलिपिड्स। दूसरे हैं ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलिपिड्स, अगेन ग्लाइकोलिपिड्स आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लाइक फॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स भी कोशिका झिल्ली संरचनाओं के महत्वपूर्ण घटक होते हैं और नर्वस टिश्यू में भी ये पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स किससे बने होते हैं? सीरामाइड जो बताया था, सीरामाइड मतलब स्फिंगोसिन से जुड़ा हुआ फैटी एसिड जो एमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीरामाइड। इससे अगर कोई शुगर मॉलिक्यूल जुड़ गया तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये शुगर मॉलिक्यूल एक भी हो सकते हैं या दो या तीन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका सेरेब्रोसाइड्स, बहुत फेमस एग्जाम्पल है सेरेब्रोसाइड। सेरेब्रोसाइड का मतलब होता है सीरामाइड प्लस ग्लूकोज या गैलेक्टोज। ये सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड होता है सेरेब्रोसाइड। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मसल एंड नर्व मेम्ब्रेन्स पर्टिकुलरली इन माइलिन शीथ। मांसपेशियों और तंत्रिका झिल्लियों का महत्वपूर्ण घटक होता है। एग्जाम्पल क्या है? अगर यहां से गैलेक्टोज मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है जैसे शुगर मॉलिक्यूल, तो उसको बोलेंगे गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स। और अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। तो पहला एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड का क्या हुआ? सेरेब्रोसाइड्स। दूसरा एग्जांपल होता है गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स सेरेब्रोसाइड्स से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इस सीरामाइड मॉलिक्यूल में नाना जुड़ा हो, नाना का मतलब एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, जिसको और क्या कहते हैं? सियालिक एसिड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मेजरली जो गैंग्लियोसाइड्स होते हैं वो गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं और ये सेरेब्रोसाइड से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। एग्जाम्पल से देखेंगे गैंग्लियोसाइड्स के GM1, GM2, GD, GT। G रिप्रेजेंट्स फॉर गैंग्लियोसाइड्स। G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैंग्लियोसाइड्स को। M रिप्रेजेंट्स फॉर मोनो। ये जो M है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनो मतलब एक। D रिप्रेजेंट्स फॉर डाई। T रिप्रेजेंट्स फॉर ट्राई। अब ये मोनो डाई ट्राई क्या है? सियालिक एसिड है। गैंग्लियोसाइड जिसमें एक सियालिक एसिड प्रेजेंट हो तो मोनो, जिसमें दो सियालिक एसिड प्रेजेंट हो डाई, जिसमें तीन सियालिक एसिड प्रेजेंट हो उसको ट्राई बोलेंगे। और ये जो नंबर हैं 1 और 2, दे डिनोट्स कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस अटैच टू सीरामाइड। कौन से कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस पे सीरामाइड के कौन से कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस अटैच है उनको ये डिनोट करता है। कॉम्प्लेक्स लिपिड का तीसरा प्रकार है लाइपोप्रोटीन्स, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन। जो लाइपोप्रोटीन होते हैं ये लिपिड ट्रांसपोर्ट के मीडियम की तरह काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर लिपिड इन सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण में लिपिड की परिवहन की तरह काम करते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, LDL और HDL। तो VLDL का मतलब हो गया वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL का मतलब हो गया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और HDL का मतलब हो गया हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। डेंसिटी इनकी देखेंगे, अगर लेस देन 0.95 है तो काइलोमाइक्रॉन है, अगर लेस देन 1.006 है तो VLDL है, 1.006 to 1.063 है, इस रेंज में है तो LDL है,
और 1.063 से 1.210 है तो वो HDL है। इसमें प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1.5 to 2% सिर्फ प्रोटीन होता है काइलोमाइक्रोन में, 5 to 10% होता है VLDL में, 10 to 25% होता है LDL में, और 40 to 55% HDL में प्रोटीन होता है। इसका जस्ट रिवर्स इसमें लिपिड परसेंटेज होगा, जिसमें प्रोटीन कम उसमें लिपिड ज्यादा। जैसे VLDL में 90% लिपिड होता है और HDL में 55% लिपिड होता है। अब देखते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या है। ये दो जगहों पे न्यूट्रिशन में दो जगहों पे इसेंशियलिटी का टर्म आता है। एक होता है इसेंशियल फैटी एसिड और एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी में उस रेट पे सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं जिस रेट पे उनकी आवश्यकता होती है। ध्यान देने की बात है, बॉडी में सिंथेसाइज होंगे लेकिन उस रेट पे नहीं होंगे जिस रेट में बॉडी की आवश्यकता होती है। ये हो गए इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज ही नहीं हो पाते हैं, इसमें रेट की कोई बात नहीं होती है। So essential fatty acids are those fatty acid which cannot be synthesized in the body and should be supplied through the diet। मतलब वे फैटी एसिड्स जो शरीर के अंदर जिनका संश्लेषण नहीं हो सकता है तथा उनकी आपूर्ति आहार से होनी चाहिए, इसको बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। जनरली जो इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिनोलेइक एसिड, ओमेगा 6 जिसको बोल रहे थे, लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 और लास्ट में एराकिडोनिक एसिड। इसके फंक्शंस को हम देखते हैं, क्या क्या फंक्शन है इनके। These essential fatty acids act as a precursor of prostaglandins, icosanoids और other hormones। ये जो फैटी एसिड्स essential फैटी एसिड्स होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन में, आइकोसानॉइड्स में और दूसरे प्रकार के जो हार्मोन होते हैं जो लिपिड नेचर के होते हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये जो फैटी एसिड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ये हेल्दी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में और उनके फंक्शन में, उनके क्रियान्वयन में हेल्प करते हैं। प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम और रेटिना में भी इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि जनरली आइकोसा पेंटेनोइक एसिड के थ्रू और डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड के थ्रू होता है। और ये जो आइकोसा पेंटेनोइक एसिड है या डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड है ये बनते भी इन्हीं इसेंशियल फैटी एसिड्स के थ्रू हैं। और अगर ये बॉडी में सप्लाई नहीं किए गए तो ये जो एंड प्रोडक्ट बन रहे थे आइकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड ये बन नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ इसेंशियल फैटी एसिड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और फैटी लीवर के प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। फैटी लीवर क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट इनसाइड द लीवर। जब लीवर में बहुत एक्सेसिव अमाउंट में फैट का इनफिल्ट्रेशन होने लगे तो ऐसी कंडीशन को फैटी लीवर बोलते हैं एक क्रूड फॉर्म में। तो इसके प्रिवेंशन में यानी फैटी लीवर के प्रिवेंशन में भी इसेंशियल फैटी एसिड हेल्प करते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड्स जो होते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स प्रॉपर थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी में और प्रॉपर एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, लाइपोप्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्रूशियल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ब्रेकडाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये फैटी लीवर से ही एसोसिएटेड है। हेल्दी स्किन में के बनने में, हेल्दी हेयर के बनने में भी इसेंशियल फैटी एसिड्स हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ कोशिकीय कार्यों और लिपिड परिवहन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त तरलता को भी बनाए रखने में ये हेल्प करते हैं। क्या रीजन है इनके एसेंशियलिटी का, इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर के तरीके समझेंगे। जो ओलेइक एसिड होता है जिसमें एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि 9th पोजीशन पे डेल्टा एंड से होता है, 9th पोजीशन पे ओलेइक एसिड। इसी ओलेइक एसिड से लिनोलेइक एसिड बनता है प्रोवाइडेड एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा 12 डिसाटुरेज एंजाइम, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है और यहां से ये लिनोलेइक एसिड बन जाता है। ये लिनोलेइक एसिड लिनोलेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वहां पे एंजाइम लगता है डेल्टा 15 डिसाटुरेज एंजाइम, अगेन ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो मेजरली प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें डेल्टा 12 और डेल्टा 15 जो डिसाटुरेज एंजाइम है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है। तो इसेंशियलिटी क्यों हो जाती है इनकी,
जो मैमेलियन टिश्यूज होता है उसमें डेल्टा 12 और डेल्टा 15 जो डेस्नाटुरेज एंजाइम है वो एब्सेंट होता है। तो जब ये एब्सेंट हो गया एंजाइम तो अनसैचुरेशन कार्बन नंबर 9 के बियॉन्ड हो ही नहीं पाएगा। कार्बन नंबर 9 के बाद अनसैचुरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि डेल्टा 12 और डेल्टा 15 एंजाइम क्या है, डिसैचुरेज एंजाइम एब्सेंट है मैमेलियन टिश्यू में। तो ओलेइक एसिड से प्लांट में लिनोलेइक एसिड बना और फिर लिनोलेइक एसिड से अगेन लिनोलेनिक एसिड और सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद ये अरेक्डोनिक एसिड बन जाता है। तो चूंकि डेल्टा 12 और डेल्टा 15 डिसैचुरेज एंजाइम एब्सेंट होता है इसलिए फर्दर इनका कन्वर्जन लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड में नहीं हो पाता है, इसलिए ये इसेंशियल हो जाते हैं। सोर्सेज क्या है इसेंशियल फैटी एसिड्स के? लिनोलेइक एसिड जिसको ओमेगा 6 बोल रहे हैं और लिनोलेनिक एसिड जिसको ओमेगा 3 बोल रहे हैं। लिनोलेइक एसिड मेजरली प्रेजेंट होता है वेजिटेबल ऑयल्स में। वेजिटेबल ऑयल्स में सबसे ज्यादा लिनोलेइक एसिड प्रेजेंट होता है। लिनोलेनिक एसिड ज्यादातर सी फूड्स में या मैरीन फूड्स में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ कुछ और भी वेजिटेबल्स हैं जिनमें या प्लांट ऑयल्स हैं, प्लांट सोर्स हैं जिसमें लिनोलेनिक एसिड प्रेजेंट है। लेकिन अगर प्रिंसिपल सोर्स की बात हो, मुख्य सोर्स की बात हो लिनोलेनिक एसिड की, तो वो होता है सी फूड या मैरीन प्रोडक्ट। लिनोलेइक एसिड मुख्यतः प्रेजेंट है सैफफ्लावर कुसुम्ब के तेल में, सैफफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल। कुसुम्ब का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल या मूंगफली का तेल। इसमें सैफफ्लावर ऑयल में लगभग 80% सबसे प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है लिनोलेइक एसिड, सनफ्लावर में लगभग 59%, सोयाबीन में लगभग 46% और ग्राउंडनट में लगभग 40% लिनोलेइक एसिड प्रेजेंट है। लिनोलेनिक एसिड मैंने बताया कि सी फूड में सबसे एक्सीलेंट सोर्स है इसका। तो फिश और फिश मील, मछली और मत्स्य चूर्ण, फिश और फिश मील जो है ये बहुत बढ़िया सोर्स है लिनोलेनिक एसिड का। फिश मील को यूज करते हैं एनिमल के फीडिंग में और फिश यूज करते हैं जनरली ह्यूमन फीडिंग में। तो ये दोनों जो है बहुत अच्छा सोर्स होता है लिनोलेनिक एसिड का। इसके अलावा कुछ प्लांट सोर्स हैं जैसे लिंसीड, अलसी का तेल, मस्टर्ड, सरसों का तेल, इसमें भी लिनोलेनिक एसिड प्रेजेंट है। तो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स लिनोलेनिक एसिड के और लिनोलेइक एसिड के बता दिए। अब इससे बीमारी कौन सी होती है? इसेंशियल फैटी एसिड के डिफिशियंसी से या उसके एक्सेस से दोनों ही तरीके से दिक्कतें आती हैं। जो उसकी डेफिशिएंसी होती है उससे होता है फ्रीनोडर्मा, जिसको स्किन टोड डिजीज भी बोलते हैं। इसमें जो स्किन होती है ना, ये जो स्किन है ये फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस हो जाती है, स्किन रफ और थिक हो जाता है, इसमें हॉर्नी इरप्शंस आ जाते हैं पोस्टीरियर पार्ट में और लैटरल पार्ट्स में। लॉस ऑफ हेयर्स होता है और प्रॉपर वुंड हीलिंग नहीं हो पाती है जब भी इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होगी। जो ये फ्रीनोडर्मा है, स्किन टोड या टोड स्किन, टोड एक मेढक की प्रजाति है जिसकी स्किन बहुत इरप्टिंग होती है, बहुत रफ होती है, उसी की तरह स्किन ह्यूमन की दिखने लगती है। जो फ्रीनोडर्मा है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से हो, ये मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी शो करता है। ये मल्टीफैक्टोरियल है, इसेंशियल फैटी एसिड से भी हो सकता है डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, बी कॉम्प्लेक्स, सी और ई की डेफिशिएंसी से भी ये फ्रीनोडर्मा या स्किन टोड डिजीज हो सकती है। एडल्ट ह्यूमन में ये स्केली डर्मेटाइटिस शो करता है, जबकि इन्फेंट्स में ये कंजेनाइटल इचियोसिस की तरह दिखता है। टॉक्सिसिटी क्या होता है? इसेंशियल फैटी एसिड जनरली इंक्रीजेज द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। अगर आपने ज़्यादा इसेंशियल फैटी एसिड कंज्यूम कर लिया तो आपको विटामिन ई भी ज़्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि जो पूफा होता है, इसेंशियल फैटी एसिड क्या है? पूफा है ना, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा है और ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये ससेप्टेबल होते हैं फ्री रेडिकल बनाने के लिए, ऑक्सीडेशन से या हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से फ्री रेडिकल बनाने लगते हैं। तो ये फ्री रेडिकल टिश्यू डैमेज करता है और अगर टिश्यू डैमेज को बचाना है तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट करना पड़ेगा और वो बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट बेस्ट होता है विटामिन ई, तो इसलिए विटामिन ई की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। सो हाउ यू विल चेक द प्योरिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल? देयर आर 5 मेथड्स थ्रू विच वी कैन चेक द प्योरिटी ऑफ ऑयल। पहला है एसिड वैल्यू, दूसरा सैपोनिफिकेशन नंबर,
तीसरा है आरएम वैल्यू, चौथा है पोलेंस्की वैल्यू, पांचवा है आयोडीन नंबर। एसिड वैल्यू से हम देखते हैं हाइड्रोलिटिक डेंसिटी को, सैपोनिफिकेशन नंबर मॉलिक्यूलर वेट को बताता है और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सैपोनिफिकेशन नंबर ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड का कम होगा, और अगर सैपोनिफिकेशन नंबर कम है तो मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड का ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आरएम वैल्यू, ये क्वालिटी ऑफ बटर को इंडिकेट करता है, मतलब एडल्ट्रेशन ऑफ बटर विथ वेजिटेबल ऑयल कैन बी डिटेक्टेड थ्रू दिस टेस्ट। नेक्स्ट पोलेंस्की वैल्यू, और आयोडीन नंबर जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बताता है, कितना फैटी एसिड में डबल बॉन्ड है उसको दिखाता है आयोडीन नंबर। तो इनके हम डेफिनेशन को एक स्लाइड में समराइज किए हैं, क्योंकि इनका डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है, इस स्लाइड के थ्रू आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एसिड वैल्यू, जिसका दूसरा नाम न्यूट्रलाइजेशन नंबर है, एसिड नंबर है या एसिडिटी है। एसिड वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? मिलीग्राम ऑफ KOH which is used to neutralize free fatty acid in 1 gram of fat is known as acid value. The milligram of KOH which is required to neutralize free fatty acid in 1 gram of sample, that is known as acid value. इसी तरह सैपोनिफिकेशन नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? फिर से मिलीग्राम ऑफ KOH which is used to neutralize free and combined fatty acids in 1 gram of sample. एसिड वैल्यू सिर्फ फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा था, जबकि सैपोनिफिकेशन नंबर फ्री और कंबाइंड दोनों तरीके के फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज होता है। और वेट कितना होगा फैट का? दोनों में ही 1 ग्राम होगा। आरएम वैल्यू क्या है? इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ml ऑफ 0.1 नॉर्मल एल्कली, NaOH या KOH कोई भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी हो सकता है। ml of milliliter of 0.1 normal alkali which is used to neutralize steam volatile and water soluble fatty acids in 5 gram of fat sample। इसमें जो फैट सैंपल होता है 5 ग्राम यूज होता है। डेफिनेशन सेम रहेगी पोलेंस्की वैल्यू की, सिर्फ उसमें जो फैट होता है वाटर इनसॉल्युबल टाइप का आ जाएगा वो। लास्ट आयोडीन नंबर, ग्राम आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल, दैट इज नोन एज आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर को थोड़ा और विस्तृत देखेंगे, जिसको आयोडीन इंडेक्स भी बोलते हैं। आयोडीन नंबर किस लिए यूज करते हैं? आयोडीन नंबर दिखाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। आयोडीन नंबर जितना ज्यादा होगा उसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड उतने ज्यादा होंगे, क्योंकि आयोडीन जो होता है, आयोडीन मॉलिक्यूल इजीली बाइंड्स टू द डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। 2 मोल ऑफ आयोडीन पर डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड हटेगा और यहां आयोडीन लगेगा और यहां आयोडीन लगेगा, इस तो 2 मोल ऑफ आयोडीन जुड़ता है एक डबल बॉन्ड से। हायर द आयोडीन नंबर द मोर अनसैचुरेटेड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द फैट, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा था? अनसैचुरेशन को डिनोट कर रहा था। ये कुछ फूड प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसका आयोडीन नंबर दिखाया गया है। देखेंगे जो कॉड लीवर ऑयल होता है, कॉड का मतलब कॉड एक फिश होती है, उसके लीवर ऑयल में आयोडीन नंबर होता है 145 to 180, यानी इसका आयोडीन नंबर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसमें अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा है। और मैंने जब आपको एग्जांपल बताया था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, एसेंशियल फैटी एसिड में लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड का, तो उसमें बताया था मैरीन सोर्स में लिनोलेनिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, यानी अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा होता है। कॉड क्या है? एक मछली है, एक फिश है, उसमें आप देखेंगे आयोडीन नंबर ज्यादा है, यानी उसमें अनसैचुरेशन यानी लिनोलेइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। एक हम देखते हैं सैचुरेटेड फैट टाइप से कोकोनट ऑयल, जिसका आयोडीन नंबर बहुत कम है। इसका मतलब इसमें लगभग ना के बराबर सैचुरेशन अनसैचुरेशन है, यानी डबल बॉन्ड लगभग एब्सेंट है। लिंसीड ऑयल का 136 to 178, इसमें भी लिंसीड ऑयल भी क्या बताया था? लिनोलेनिक एसिड का सोर्स है लिंसीड ऑयल, उसमें भी अनसैचुरेशन ज्यादा है। एक वेजिटेबल ऑयल है जिसमें अनसैचुरेटेड ऑयल ज्यादा है, इसका मतलब उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है, इसका मतलब उसका आयोडीन नंबर ज्यादा होगा। तो ये था आयोडीन नंबर। तो मुझे आशा है कि आपको इसेंशियल फैटी एसिड टाइप ऑफ फैट अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट फैट्स। थैंक यू वेरी मच।